हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहली न्यूज है हमारे रिलेटेड टू फिनो पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, फिनो पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया है, उसको अप्रूवल दे दिया है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि एक पेमेंट बैंक अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करता है तो उससे उसको क्या बेनिफिट होते हैं। और सेकंड पॉइंट, अगर कोई एक पेमेंट बैंक अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पेमेंट बैंक की। तो यहाँ पे आप एक कंसेप्ट समझिएगा कि पेमेंट बैंक, कोई भी बैंक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो काम किस लिए करता है कि उसको प्रॉफिट आए, वो पैसे कमा सके। तो पेमेंट बैंक जो है ये पैसे कैसे कमाते हैं, क्योंकि देखो इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो क्या है कि ये ना तो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को और ना ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। और ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम आती है किसी बैंक को। तो पेमेंट बैंक ना ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं ना ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये पैसे कैसे कमाते हैं, तो देखो इनके पास तीन तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज पे? तो देखो आप सबको पता है जो भी बैंक्स है इंडिया में, उनको क्या करना पड़ता है, सीआरआर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जितना भी उनका एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसका जो कुछ परसेंट होता है वो सीआरआर की फॉर्म में क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे पेमेंट बैंक को भी क्या करना पड़ता है, जितना भी इसके पास डिपॉजिट आया है उसका कुछ परसेंट सीआरआर मेंटेन करेगा। और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बच गया, सीआरआर मेंटेन करने के पास बाद इसके पास जो भी डिपॉजिट बचा, उसमें से 75% इसको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अब ये जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा 75% ऑफ डिपॉजिट, तो वहां से क्या आएगी, इसको इंटरेस्ट इनकम आएगी। तो पहला तरीका क्या हो गया पेमेंट बैंक्स का, इनकम का सोर्स क्या हो गया, इंटरेस्ट। जो ये 75% डिपॉजिट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, इसका अर्निंग सोर्स हो गया पेमेंट बैंक का। दूसरा, कमीशन। कमीशन किस चीज का? जो आप थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचते हो, जैसे कि आप कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हो, म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, पेंशन स्कीम बेच रहे हो, फास्ट टैक्स बेच रहे हो, उनमें जो कमीशन आएगी वो क्या होगा, इसका अर्निंग सोर्स होगा। और तीसरा, जो ये चार्जेस कलेक्ट करते हैं, चार्जेस किस चीज के, जैसे एसएमएस चार्जेस हो गए, या फिर इन्होंने जो एटीएम कार्ड इशू किए होंगे उसके चार्जेस हो गए, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, ये सब क्या होता है, इनका अर्निंग सोर्स होता है पेमेंट बैंक्स का। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, पेमेंट बैंक अपने आप को कन्वर्ट कर पाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उससे क्या फायदा होगा, ये लोन प्रोवाइड कर सकेंगे, ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकेंगे। और मेन बात यहां पे देखो, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है, अगर आप एक पेमेंट बैंक के कस्टमर हो तो आप मैक्सिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो अपने अकाउंट में, 2 लाख। 2 लाख से ऊपर आप अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो पेमेंट बैंक्स में एक लिमिटेशन होती है कि आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो तो आप मैक्सिमम कितना अमाउंट डिपॉजिट डिपॉजिट कर पाओगे, सिर्फ 2 लाख। और वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हो तो ये 2 लाख वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप जितने पैसे जमा कराना चाहते हो करा सकते हो। तो यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक जब अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, एक, वो अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड कर सकेगा जिससे उसको क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम और ज्यादा मिल जाएगी। दूसरा, वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकेगा जिससे उसकी इंटरेस्ट इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, वो अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा रुपए डिपॉजिट कर सकता है अब। क्योंकि पेमेंट बैंक्स का क्या एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि वो अपने कस्टमर्स को 2 लाख से ऊपर की फैसिलिटी नहीं दे सकता। अगर एक कस्टमर ने अपना अकाउंट पेमेंट बैंक में खुलवाया है तो वो अपने अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकता। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुलवाएगा तो वो अपने अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा पैसे जो है वो डिपॉजिट कर सकता है। तो ये फैसिलिटी मिल जाएगी किसको, फिनो पेमेंट बैंक को, जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे अगर एक पेमेंट बैंक है वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात, उसको 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक पेमेंट बैंक को 5 साल से वो ऑपरेशन में होना चाहिए और उसका ओनर जो होना चाहिए वो रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। ठीक है। पहले कंडीशन क्या है कि जो हमारा पेमेंट बैंक है उसको कंटिन्यूसली चलते हुए 5 साल हो चुके होने चाहिए और उसको मैक्सिमम कंट्रोल कौन कर रहे हो, इंडियन रेजिडेंट कर रहे हो। फिर दूसरा है सबसे मेन, कैपिटल का क्राइटेरिया। कैपिटल का क्राइटेरिया कि एक पेमेंट बैंक
अगर अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो उसकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो देखो आरबीआई के अनुसार मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 300 करोड़ रुपए की, ठीक है। पर यहां पे क्या बोला है आरबीआई ने, अगर कोई एनबीएफसी या फिर कोई एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर कोई लैब लोकल एरिया बैंक या फिर कोई पीबी पेमेंट बैंक, अगर ये अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो इनको क्या बोला आरबीआई ने कि आपकी उस टाइम जो भी नेटवर्थ होगी, समझ लो जैसे फिनो पेमेंट बैंक है, समझ लो इसकी नेटवर्थ है इस वक्त 200 करोड़ की, समझ लो एक बार को, तो ठीक है। अगर इसकी पेमेंट है कैपिटल है, मिनिमम कैपिटल है इस वक्त समझ लो 200 करोड़ रुपए की, तो आरबीआई क्या बोलता है, आपको हम 200 करोड़ पे भी लाइसेंस दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। पर यहां पे एक कंडीशन है कि अगले 18 मंथ्स में या फिर जिस दिन से आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह काम करना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन से उस दिन तक आपको अपनी जो पे कैपिटल है इसको 200 करोड़ से बढ़ा के 300 करोड़ करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको, यहां पे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल कि एक एक्स वाई जेड है, एक एक्स वाई जेड पेमेंट बैंक है, इसकी कैपिटल है इस वक्त समझ लो आप कोई भी मतलब 250 करोड़ समझ लो, 250 करोड़ नेटवर्थ है। अब ये क्या करना चाहता है, अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए क्या क्राइटेरिया है, 300 करोड़ का। पर आरबीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया कि भाई आपकी 250 करोड़ कैपिटल है, कोई नहीं, आपको हम अप्रूव कर देते हैं कि आप अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो। पर यहां पे शर्त क्या है, और आरबीआई ने समझ लो ये अप्रूवल दिया है 1 जैन 2026 को। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से आप अगले 18 महीने गिनिए, ठीक है, नेक्स्ट 18 मंथ कैलकुलेट कीजिए, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा आपका, 12 12, ठीक है, 1 जुलाई 2027। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है, ये हमारा एक्स वाई जेड पेमेंट बैंक जो है, जिसको आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है 1 जनवरी 2026 को कि ये अपने आप को ऑपरेट कर सकता है, अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और जब इसको ये अप्रूवल मिला तब इसकी नेटवर्थ कितनी थी, कैपिटल कितनी थी, 250 करोड़ की। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला कि देखो 1 जनवरी को हमने आपको अप्रूवल दिया है, तो अगले 18 महीने यानी कि 1 जुलाई 2027 से पहले आपको ये 250 करोड़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 300 करोड़ में। एक बात तो आरबीआई ने ये बोल दी। दूसरी बात क्या बोली आरबीआई ने, सपोज ये एक्स वाई जेड पेमेंट बैंक जो है, जिसको 1 जनवरी 2026 को आरबीआई से अप्रूवल मिल गया, और ये चाह रहा है कि मैं 1 सितंबर 2026 से काम करना स्टार्ट कर दूं एज एक्स वाई जेड स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा इसको, 1 सितंबर 2026 से पहले 250 करोड़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 300 करोड़ में। तो ये दोनों बातों में अंतर है, या तो 18 महीने में आप अपना जो कैपिटल है उसको 300 करोड़ तक ले जाइए, या फिर आप जिस दिन काम करना स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से आप 300 करोड़ कैपिटल मेंटेन कीजिए, और इन दोनों में से जो भी वैल्यू अर्लियर होगी उससे एप्लीकेबल होगा। मतलब इस चीज का कि ये एक्स वाई जेड बैंक है, जैसे एक्स वाई जेड पेमेंट बैंक है, इसने 1 जैन 2026 को अप्रूवल ले लिया, तो इसके 18 महीने पूरे कब होंगे, 1 जुलाई 2027। अब अगर ये इस डेडलाइन से पहले काम करना स्टार्ट करना चाहता है एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो जिस दिन ये स्टार्ट करना चाहता है उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अपना 250 करोड़ को 300 करोड़ की कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर ये काम करना स्टार्ट करना चाहता है समझ लो 1 दिसंबर 2027 से एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसको 1 जुलाई 2027 तक क्या करना पड़ेगा, 250 करोड़ को 300 करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब एक तो होगी आपकी डेडलाइन 18 महीने की, और एक होगी डेट आपकी जिस दिन आप काम करना स्टार्ट करना चाहते हो। तो इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी उस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कैपिटल को 300 करोड़ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यह बात होगी कैपिटल की। अब यहां पे एक चीज और है, जो हमारी यूसीबी होती है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और उनके लिए क्या छूट दी है, उनको बोला है कि अगर आप यूसीबी हो और आप चाहते हो अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना, तो आपकी मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 150 करोड़ की, और आप अगले 5 साल में इसको 300 करोड़ लेकर जाओगे।
अगले उनको 5 साल का टाइम दे दिया है। यूसी20 के लिए क्राइटेरिया अलग है। यूसी20 को क्या बोला है कि आपकी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए 150 करोड़ की, और उसको अगले 5 साल में आप 300 करोड़ लेकर जा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग कि ये जो जैसे बैंक है, इसमें प्रोमोटर्स का कितना शेयर होना चाहिए। तो प्रोमोटर्स का मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए, 40% का। मिनिमम शेयर 40% का होना चाहिए पहले 5 साल में। फर्स्ट 5 ईयर में मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए, 40% का। और फिर देखो, 1 से लेके 5 साल तक आपका शेयर कितना होना चाहिए प्रोमोटर्स का, 40% का। और जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो प्रोमोटर्स का शेयर रिड्यूस करके कितना करना पड़ेगा, 26%। ये चीज बोली है आरबीआई ने। ठीक है, तो ये था हमारा फिनो पेमेंट बैंक का अप्रूवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट एंड ओडी अकाउंट्स। अब यहां पे सीसी का मतलब क्या होता है, कैश क्रेडिट, एंड ओडी का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये जो सर्कुलर है, ये बेसिकली किसको टारगेट कर रहा है, जो आपके बड़े बिजनेसमैन है। ठीक है, उनको ये टारगेट कर रहा है सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम अगली स्लाइड में विद एग्जांपल समझेंगे। यहां पे हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस सर्कुलर में यूज की गई हैं और उसका मतलब क्या है। ठीक है, यहां पे वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली स्लाइड में हम विद एग्जांपल समझेंगे इस सर्कुलर में बोला क्या गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे एग्रीगेट एक्सपोजर की, कि ये एग्रीगेट एक्सपोजर का मतलब क्या होता है। तो देखो, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एंड एक्सपोजर का मतलब अगर आपने सिंपल सी भाषा में समझना है तो समझ लो क्या होता है, लोन। सिंपल सी भाषा में क्या हो गया, लोन। तो एग्रीगेट एक्सपोजर का मतलब क्या हुआ, टोटल लोन कितना है। ठीक है, अब यहां पे ये जो टोटल एक्सपोजर होता है, एग्रीगेट एक्सपोजर होता है, ये आपके होते हैं दो टाइप के। एक होता है आपका फंड बेस्ड एक्सपोजर, और एक होता है आपका नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। अब यहाँ पे फंड बेस्ड एक्सपोजर में क्या आता है, जैसे आपका कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, पेंशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया। फिर आप जैसे ये सीसी ले रहे हो, ये जो सीसी है, कैश क्रेडिट, ये भी किसमें आता है, आपका फंड बेस्ड एक्सपोजर में आता है, जिसमें आपको हकीकत में पैसे मिल रहे हैं, जिसमें बैंक आपको उधार के रूप में पैसे दे रहा है खर्च करने के लिए। वो क्या होगा, आपका फंड बेस्ड एक्सपोजर। और नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर क्या होता है, जिसमें आपको बैंक उधार के रूप में पैसे नहीं दे रहा, खर्च करने के लिए नहीं दे रहा, बस एक तरीके से क्या कहते हैं, एक मतलब आपको समझ लो कि गारंटी टाइप दे रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो हम ऐसा कर देंगे, तब तक के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, अगर बाय चांस कल को ऐसा हुआ तो हम आपके बदले के पैसे चुका देंगे। तो वो क्या होता है, आपका नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। फंड बेस्ड एक्सपोजर में क्या होगा, आपको रियलिटी में आपके ऊपर लोन होगा, उसके आपको पैसे मिलेंगे खर्च करने के लिए। जैसे आप कार लोन ले रहे हो, तो आपने 7 लाख का कार लोन लिया, तो उससे क्या होगा, आप कार परचेज कर लोगे। समझ लो आपने 10 लाख का पर्सनल लोन लिया, तो बैंक आपको 10 लाख रुपए देगा, उसको आप जैसे मर्जी खर्चो, क्योंकि वो पर्सनल लोन है, तो आप उसको जैसे मर्जी एक्सपेंड करो। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको फिजिकली पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसको आप खर्च रहे हो। पर नॉन फंड बेस्ड में क्या होता है, बैंक आपको फिजिकली पैसे प्रोवाइड नहीं करता है, एक तरीके की गारंटी देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर का एग्जांपल क्या होगा, जैसे बैंक गारंटी हो गई, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, फिर को एक्सेप्टेंस हो गया। को एक्सेप्टेंस क्या होता है, बेसिकली मतलब जब बैंक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, ये मतलब कभी अलग से समझ लेंगे। बाकी आप बैंकिंग अवेयरनेस का हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके भी समझ सकते हो, ये सब चीज हमने वहां पे डिस्कस की है। तो ये क्या होता है, आपका नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। और इन दोनों को जब टोटल कर देते हैं तो वो बनता है हमारा एग्रीगेट एक्सपोजर। तो ये चीज समझ गए आप कि एग्रीगेट एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, टोटल लोन कितना है। अब लोन जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंड बेस्ड लोन, ठीक है, फंड बेस्ड एक्सपोजर, और एक होता है आपका नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर। तो ये बात होगी हमारी पहली। अब दूसरी बात क्या है, यहां पे एक चीज समझना, डाइवर्जन ऑफ फंड्स क्या होता है। सिंफनिंग ऑफ फंड्स बोल लो या डाइवर्जन ऑफ फंड्स बोल लो, इसमें क्या होता है कि आपको जिस चीज के लिए लोन दिया गया है, आप वो चीज का यूज ना करके उसको कहीं और यूज कर रहे हो। मतलब जैसे समझ लो आपको हाउस लोन दिया बैंक ने, तो बैंक हाउस लोन क्यों देता है, कि आप उससे अपना मकान बनाओगे, ठीक है, अपना घर बनाओगे। पर आपने क्या किया, बैंक से हाउस लोन ले लिया और उस पैसे से को आपने कहीं और यूज कर लिया, आप फॉरेन टूर पे चले गए, कुछ और चीज कर ली, तो वो उसे क्या बोलते, वैसे ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है, पहले ऐसा हो जाता था हाउस लोन में। पर आजकल क्या होता है, बैंक आपको हाउस लोन जो देता है, जैसे समझ लो आपको 20 लाख का हाउस लोन दिया, तो पूरे पैसे आपको बैंक देगा ही नहीं। पहले आपको बैंक देगा समझ लो 5 लाख रुपए, और फिर बोलेगा आप अपने घर की नींव डालिए, फाउंडेशन डालिए।
फिर जब फाउंडेशन डालोगे फिर बैंक का एक बंदा आएगा आपकी साइट पे, वो विजिट करेगा, चेक करेगा, फोटो खींचेगा, हाँ भाई बंदे ने नींव डाल ली है। फिर आपको अगले 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। फिर उससे आप ऊपर दीवारें खड़ी कर लोगे। फिर बैंक का बंदा आएगा, वो चेक करेगा, हाँ बंदे ने दीवारें डाली हैं कि नहीं डाली हैं, डाली हैं, ठीक है। फिर वो आपको अगली 5 लाख की किस्त देगा। फिर उससे आप जो ऊपर रूफ होती है, लेंटर जिसको बोलते हैं, वो डालोगे आप। फिर बैंक का बंदा आके चेक करेगा। फिर मतलब आपको किस्तों में पैसे मिलते हैं, और हर बार विजिट करता है एक बैंक का बंदा, और वो फोटो खींचेगा प्रॉपरली कि भाई आप प्रॉपरली काम कर रहे हो कि नहीं, ताकि डाइवर्जन ऑफ फंड ना हो। पहले क्या होता था, बंदे हाउस लोन लेते थे क्योंकि हाउस लोन सस्ता पड़ता था। हाउस लोन लेंगे, हाउस लोन का पैसा ऐसे घर नहीं बनाएंगे, कुछ और चीज कर देंगे। और उससे क्या होता था, कल को अगर लोन खराब होगा तो बैंक ने, जैसे आपको हाउस लोन दिया है समझ लो बैंक ने, ठीक है, तो कल को अगर आप लोन नहीं भर पाते हो, तो जो आप मकान बना रहे हो वो मॉर्टगेज होता है बैंक के पास, तो कल को बैंक आपका आप मकान बेच के पैसे वसूल लेगा। पर आपने हाउस लोन लिया, मकान बनाया नहीं, उससे कुछ और चीज कर ली, कल को एनपीए हुआ तो बैंक बेचेगा क्या, वहां पे तो मकान ही नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड्स, सिम्फनिंग ऑफ फंड्स। इसको रोकने के लिए ये सारा सर्कुलर बनाया गया है। अब वो कैसे होगा मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। अब यहां तक बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये टोटल माजरा क्या है, ये टोटल जो सर्कुलर है वो किस बारे में है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पे हम समझते हैं ये सर्कुलर बोल क्या रहा था। तो देखो, सर्कुलर में बात की जा रही है कि समझ लो आपकी कोई बिजनेस फर्म है, आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो आपने अगर सीसी अकाउंट खुलवाना है तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे मर्जी जिस मर्जी बैंक में जाके अपना सीसी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आधे लोगों को ये नहीं पता होगा सीसी अकाउंट होता क्या है। सीसी होता है आपका बेसिकली कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, अब देखो यहां पे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मेरी एक गारमेंट इंडस्ट्री है, एक्स वाई जेड गारमेंट इंडस्ट्री है। अब मैंने क्या किया, गारमेंट्स बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि फैब्रिक हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, थ्रेड हो गए, धागे वगैरह ये सब हो गया। तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल। इनको मैं क्या करूंगा, प्रोसेस करूंगा, फिर गारमेंट्स बनाऊंगा, उसको मार्केट में बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, मैंने गारमेंट्स का बड़े ऑर्डर बनाने के लिए मैंने क्या किया, काफी ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। सपोज मैंने 50 लाख का रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। अब मेरी सारी सेविंग क्या हो गई, खत्म हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, रॉ मटेरियल तो आ गया मेरे पास, पर उसको गारमेंट बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, लोग भी चाहिए, ठीक है, जो उसको प्रोसेस करेंगे रॉ मटेरियल को, ठीक है, जो फैब्रिक है, सिल्क है, उसको काटेंगे, सिलेंगे, उसको डिजाइन देंगे, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, इंप्लॉयज भी चाहिए। और इंप्लॉयज को देने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, मेरे को सैलरी देनी पड़ेगी। पर मैंने अपनी सारी सेविंग्स रॉ मटेरियल में लगा दी। अब मैं उनको सैलरी कैसे दूं यार, उनका खर्चा कैसे निकालूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा, देखो मेरे पास 50 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अब मैं इसको प्रोसेस करूंगा, इसके गारमेंट्स बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, और फिर जाके मेरे को पैसे आएंगे। पर तब तक के लिए मेरे को डेली खर्च के लिए मेरे को पैसे चाहिए। तो आप मेरे को क्या दीजिए, सीसी दे दीजिए। सीसी क्या होता है, कैश क्रेडिट। तो बैंक क्या करेगा, जैसे मेरा 50 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, तो बैंक उस पर ज्यादा नहीं तो 30 लाख का मेरे को क्या दे देगा, सीसी दे देगा। 30 लाख की मेरे को सीसी फैसिलिटी दे देगा, कैश क्रेडिट। अब इसमें क्या होगा, 30 लाख में से जैसे समझ लो मैंने 10 लाख यूज किए, तो मेरे को सिर्फ 10 लाख पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 20 लाख पे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है आपका कैश क्रेडिट, जो आपको स्टॉक्स के ऊपर मिलता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, अब जब तक उसकी गारमेंट्स नहीं बनेंगी, मार्केट में बिकेंगे नहीं, तब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा। तो मेरा पैसा तो सारा का सारा रॉ मटेरियल में फंस गया, ठीक है, ब्लॉक हो गया। तो मेरे को डेली एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे मिलेंगे वो किसके रूप में मिलेंगे, कैश क्रेडिट के रूप में। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर कोई फर्म अपना कैश क्रेडिट अकाउंट खोलना चाहती है तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है, करंट अकाउंट एंड ओडी अकाउंट के लिए। करंट अकाउंट एंड ओडी अकाउंट अगर ओपन करना है आपने, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका एक्सपोजर, एग्रीगेट एक्सपोजर देखेंगे। अगर आपका जो एक्सपोजर जो है वो लेस देन 10 करोड़ है, अगर आपका एग्रीगेट एक्सपोजर जो है वो लेस देन 10 करोड़ है, तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस मर्जी बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट ओडी अकाउंट खोल सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर आपका एग्रीगेट एक्सपोजर क्या था, अभी हमने पढ़ा था, टोटल लोन। टोटल लोन में क्या क्या आएगा, आपका फंड बेस्ड भी आएगा एंड नॉन फंड बेस्ड भी आएगा, ठीक है। तो अगर आपका एग्रीगेट एक्सपोजर 10 करोड़ से कम है, तो आप जिस मर्जी बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। समस्या कहां आएगी, समस्या आएगी जब आपका एक्सपोजर जो है
जब आपका एक्सपोजर जो है वो 10 करोड़ या उससे ऊपर का है। फिर आएंगी कंडीशंस। फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप जो मर्जी बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट खुलवा दो, नहीं। फिर कंडीशंस चलेंगी। कंडीशन कैसे चलेंगी, तो यहां पे हम एग्जांपल वाइज समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सिनेरियो 1। वही मेरी एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, और मेरे पास है सपोज 100 करोड़ का लोन। ठीक है, 100 करोड़ का मेरा टोटल एक्सपोजर है। टोटल एक्सपोजर है 100 करोड़ का, जिसमें से मैंने बैंक ए, बी, सी, डी, ठीक है, बैंक ए से लिया है 40 करोड़, बैंक बी से लिया है 30 करोड़, बैंक सी से लिया है 20 करोड़, एंड बैंक डी से लिया है 10 करोड़। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड, टोटल एक्सपोजर 100 करोड़ रुपीस, बैंक ए ने दिया है मेरे को सपोज 60 करोड़, बैंक बी ने दिया है मेरे को सपोज 25 करोड़, बैंक सी ने दिया है मेरे को 8 करोड़, एंड बैंक डी ने दिया है मेरे को 7 करोड़। ठीक है, ये दो सिनेरियो लेते हैं हम। अब यहां पे मैं, ये मेरे टोटल एक्सपोजर है 100 करोड़ का। ठीक है, 100 करोड़ का मेरा टोटल क्या है, एग्रीगेट एक्सपोजर। एग्रीगेट एक्सपोजर। अब यहां पे मैं क्या चाहता हूं, मैं अपनी एक्स वाई जेड कंपनी का एक करंट अकाउंट ओपन करना चाहता हूं। तो मैं कौन से बैंक में ओपन कर सकता हूं, किसी भी बैंक में ओपन कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा टोटल एक्सपोजर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। अगर मेरा टोटल एक्सपोजर होता 5 करोड़, तो मैं किसी भी बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकता था। पर अगर मेरा एक्सपोजर 10 करोड़ या उससे ज्यादा का हो गया, तो मेरे को एक प्रॉपर पैटर्न से अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अब वो पैटर्न क्या है, तो आरबीआई ने बोला है कि जब भी एक व्यक्ति का अगर टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर जो है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो उस सिनेरियो में हम क्या देखेंगे, जो भी उसका टोटल एक्सपोजर है, टोटल एक्सपोजर है उसका आप 10% निकालिए, उसका 10% निकालिए। तो 100 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 करोड़। 100 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 करोड़। अब यहां पे देखिए कौन से बैंक ने 10% एक्सपोजर जितना आपको फंड फाइनेंस कर रखा है। मतलब यहां पे मेरा टोटल लोन कितना था, 100 करोड़। 100 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 करोड़। तो कौन कौन से बैंक से मैंने 10 करोड़ रुपए उधार ले रखा है, बस मैं उन्हीं बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवा पाऊंगा। अगर मैं सीन 1 देखता हूं, सिनेरियो 1 देखता हूं, तो मेरा टोटल एक्सपोजर था 100 करोड़ का। 100 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 करोड़। तो कौन कौन से बैंक ने मेरे को 10 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे दे रखे हैं, ए ने, बी ने, सी ने, डी ने। तो मैं इन चारों में से किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं। मैं बस इन चारों में से किसी एक बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं। इसके अलावा समझ लो कोई बैंक ई है, एफ है, जी है, इनमें मैं अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। सिर्फ उसी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं जिसने मेरे टोटल एक्सपोजर का 10% मेरे को फाइनेंस कर रखा होगा। तो यहां पे 10% किसने फाइनेंस कर रखा है, ए, बी, सी एंड डी। तो इन चारों में से मैं किसी में भी करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं। वहीं सिनेरियो 2 में आना, यहां पे टोटल एक्सपोजर कितना है, 100 करोड़। 100 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ या इससे ऊपर जिस बैंक ने मेरे को फाइनेंस कर रखा होगा, मैं सिर्फ उसी बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं। तो यहां पे मैं किस किस बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं, ओनली बैंक ए एंड बैंक बी। इन दो में मैं अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूं। सी एंड डी में मैं अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर का 10% मेरे को फाइनेंस नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है, सिर्फ 8 करोड़ किया और 7 करोड़। तो ये कितना होता है, 8%, और ये कितना होता है, 7%। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने की है, 10% ऑफ एग्रीगेट एक्सपोजर। ठीक है, तो सी एंड डी के पास मैं अपना करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। पर मैं सी एंड डी के पास एक अकाउंट ओपन करवा सकता हूं। वो कौन सा होता है, कलेक्शन अकाउंट। ये चीज याद रखना, कलेक्शन अकाउंट। कलेक्शन अकाउंट मैं ओपन करवा सकता हूं। कलेक्शन अकाउंट किस लिए यूज किया जाता है, कि यहां पे आप पैसा जमा कर सकते हो। ठीक है, पैसा कलेक्ट कर सकते हो, पर उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ नहीं कर सकते। बस आपके क्या होगा, जैसे आपने कलेक्शन अकाउंट खुलवा लिया बैंक सी में, तो यहाँ पे आपकी डेली ट्रांजैक्शन समझ लो, आपने कहीं स्कैनर लगा रखा है बैंक सी का, तो वहां पे पैसे कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, और 2 दिन बाद ये आपके मेन करंट अकाउंट या सीसी अकाउंट या ओडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, मेन वाले में। बस आप कलेक्शन अकाउंट से विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आप टैक्स टुक्स पे कर सकते हो, टैक्स वगैरह पे कर सकते हो कलेक्शन अकाउंट से, पर वहां से विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो आपके मेन अकाउंट में ही ट्रांसफर हो जाएंगे विद इन 2 days। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। जो भी मेरा टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर होगा
उसका 10% वाला क्राइटेरिया जिस बैंक ने फुलफिल किया है, सिर्फ उसी बैंक के साथ मैं अपना करंट अकाउंट ओपन कर सकता हूं। ठीक है, ये बात होगी हमारी एग्रीगेट एक्सपोजर की। अब यहां पे एक चीज और समझना, एक सिनेरियो और है, वो है आपका फंड बेस्ड एक्सपोजर। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे ये दोनों सिनेरियो क्लियर है, टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर वाला। अब देखो तीसरा सिनेरियो रखता हूं मैं आपके सामने। तीसरे सिनेरियो में क्या बोल रहा है, फंड बेस्ड एक्सपोजर की बात हो रही है। सपोज एक्स वाई जेड लिमिटेड है और मेरा टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर कितने का है, 100 करोड़ का एग्रीगेट एक्सपोजर। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपोजर है 100 करोड़ का। ठीक है, अब यहां पे 100 करोड़ में से फंड बेस्ड जो एक्सपोजर है वो है 80 करोड़ रुपए, एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर जो है वो कितना है, 20 करोड़ का। ठीक है, फंड बेस्ड एक्सपोजर जिसमें मेरे को बैंक ने असलियत में पैसे दिए हैं खर्च करने के लिए, और नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर मतलब जिसमें बैंक ने सिर्फ गारंटी दी है कि अगर बाय चांस ये फेल कर गया तो मैं पैसे देगा, मतलब वो वाली बात। ठीक है, और फिर फंड बेस्ड में क्या होता है, जिसमें डायरेक्टली मेरे को बैंक पैसा देता है खर्च करने के लिए। सिंपल सी भाषा में मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहां पे मेरा टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर कितने का था, 100 करोड़ का, जिसमें से फंड बेस्ड कितना है, 80 करोड़, एंड नॉन फंड बेस्ड कितना है, 20 करोड़। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको बैंक सी का। बैंक सी ने मेरे को क्या किया है, टोटल जो मेरे को उधारी दी है वो दी है 9 करोड़ रुपए की। एंड यहां पे एक है बैंक डी। बैंक डी इसने टोटल कितना दिया है, इसने भी 9 करोड़ दिया है। पर बैंक सी ने 9 करोड़ में से फंड बेस्ड कितना दिया है, फंड बेस्ड दिया है आपका 8.5 करोड़, एंड नॉन फंड बेस्ड कितना दिया है, 0.5 करोड़। वहीं बैंक डी ने 9 करोड़ में से फंड बेस्ड दिया है आपको 7 करोड़, एंड नॉन फंड बेस्ड दिया है आपको 2 करोड़। ठीक है, सिंपल सी भाषा। अब यहां पर मैं फिर से बात रिपीट करता हूं। मेरी एक्स वाई जेड कंपनी थी, मेरे पास टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर था 100 करोड़ का। एग्रीगेट एक्सपोजर मतलब टोटल लोन। तो जब मैंने टोटल लोन और आगे मैंने वो उसको इंटीग्रेट किया, उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, उसको और आगे हिस्सों में बांटा, तो मेरे को पता चला कि 100 करोड़ में से फंड बेस्ड जो है मेरा वो है 80 करोड़ रुपए, एंड नॉन फंड बेस्ड जो है वो कितना है, 20 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहां पे दो बैंक्स थे, बैंक सी एंड बैंक डी। बैंक सी ने मेरे को टोटल उधार कितना दे रखा था, 9 करोड़ रुपए का, जिसमें से फंड बेस्ड कितना था, 8.5 करोड़, एंड नॉन फंड बेस्ड कितना था, 0.5 करोड़। वहीं बैंक डी था, उसने भी मेरे को 9 करोड़ रुपए दे रखे थे, जिसमें से फंड बेस्ड कितना था, 7 करोड़ रुपए, एंड नॉन फंड बेस्ड कितना था, 2 करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने पहले पहले और दूसरे सिनेरियो में क्या पढ़ा था, पहले और दूसरे सिनेरियो में पढ़ा था हमने कि जो भी मेरा एग्रीगेट एक्सपोजर होगा उसका 10% मेरे को जिस बैंक ने उधार दिया होगा उसी के साथ मैं करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखना, एग्रीगेट का 10% या फिर आपका फंड बेस्ड का 10% भी जो बैंक आपको देगा उसके साथ भी आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, अब ये चीज क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहेगी आपको, मैं क्लियर करता हूं यहां पे। जैसे पहले क्या कहा था मैंने, टोटल एक्सपोजर 100 करोड़, 10% यानी 10 करोड़, यानी कि जो बैंक मेरे को 10 करोड़ उधार देगा मैं सिर्फ उसके साथ करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं। तो यहां पे देखिए एक्स वाई जेड सिनेरियो 3 में देखना, एक्स वाई जेड के पास कितना उधार है, टोटल 100 करोड़ का। 100 करोड़ का 10% यानी कि 10 करोड़। तो जो बैंक मेरे को 10 करोड़ रुपया उधार देगा सिर्फ मैं उसके साथ करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं। तो यहाँ पे बैंक सी ने कितना दिया है मेरे को, 9 करोड़, बैंक डी ने कितना दिया है, 9 करोड़। तो इनके साथ मैं करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता अकॉर्डिंग टू सीन 1 एंड 2। ठीक है, सीन एंड 1 एंड 2 में तो हमने यही पढ़ा कि 100 करोड़ का 10% यानी कि 10 करोड़, जो बैंक मेरे को 10 करोड़ देगा सिर्फ उसी के साथ मैं क्या करूं, खुलवा सकता हूं करंट अकाउंट। पर यहां पे एक चीज और बोली आरबीआई ने, या तो आप एग्रीगेट एक्सपोजर का 10% देख लो या फिर आप फंड बेस्ड का 10% देख लो। तो यहां पे देखिए एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 100 करोड़ रुपया उधार लिया था, पर इसने फंड बेस्ड वाला उधार कितना लिया है, सिर्फ 80 करोड़ रुपए। तो 80 करोड़ का 10% कितना हुआ, 8 करोड़। तो जिस बैंक ने फंड बेस्ड एक्सपोजर इसका 10% दिया होगा उसके साथ भी एक्स वाई जेड क्या कर सकता है, अपना करंट अकाउंट खुलवा सकता है। अब यहां पे देखिए, या तो आप एग्रीगेट का 10% देख लीजिए, उसमें से बैंक सिलेक्ट कर लीजिए, और आप या फिर फंड बेस्ड का 10% देख लीजिए, उससे भी आप बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे यहां पे मेरे को फंड बेस्ड एक्सपोजर कितना है, मेरा टोटल 80 करोड़ रुपए का, तो 80 करोड़ का 10% कितना हुआ, 8 करोड़।
अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन कौन से बैंक ने मेरे को 8 करोड़ या उससे ज्यादा का फंड बेस्ड एक्सपोजर दिया है। ठीक है, टोटल एक्सपोजर नहीं काउंट होएगा। अगर आप टोटल एक्सपोजर देख रहे हो, एग्रीगेट एक्सपोजर देख रहे हो, तब आप टोटल लोन देखोगे। अगर आप फंड बेस्ड एक्सपोजर देख रहे हो तो आप बैंक का भी सिर्फ फंड बेस्ड वाला ही लोगे। ठीक है, मतलब यहां पे देखो फंड बेस्ड कितना था 80 करोड़, 80 करोड़ का 10% कितना हुआ 8 करोड़। ठीक है, अब आपने देखना है कौन कौन से बैंक ने 8 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन दिया है। पर कौन सा लोन, सिर्फ फंड बेस्ड, एग्रीगेट मत काउंट करना फिर। तो यहां पे जैसे समझ लो यहां पे कितना है 8 करोड़, तो अब देखो बैंक सी ने फंड बेस्ड कितना दिया है 8.5 करोड़। तो बैंक सी एलिजिबल हो गया करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। वहीं बैंक डी ने देखो टोटल कितना दिया है 9 करोड़। पर यहां पे अगर मैं फंड बेस्ड को कंसिडर कर रहा हूं तो यहां पे भी मैं फिर बैंक डी का फंड बेस्ड वाला ही कंसिडर करूंगा, एग्रीगेट नहीं करूंगा। 9 करोड़ क्या है, टोटल है, जिसमें से फंड बेस्ड कितना है सिर्फ 7 करोड़। तो 7 करोड़ क्या हुआ, 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल किया, नहीं किया। तो बैंक डी क्या खोल पाएगा, सिर्फ कलेक्शन अकाउंट। और बैंक सी क्या खोल पाएगा, करंट अकाउंट। ये चीज अंतर था। ठीक है, अभी इसमें एक केस और है पर वो थोड़ा सा इजी है। डिफरेंस आपको इन दो केस में ही आना था, इन दो केस में ही कंफ्यूजन होनी थी। अगर आप टोटल एग्रीगेट ले रहे हो तो आप बैंक्स का भी टोटल एग्रीगेट लोन ही कंसिडर करोगे। और वहीं अगर आप फंड बेस्ड एक्सपोजर ले रहे हो तो बैंक का भी आप फंड बेस्ड एक्सपोजर ही इंक्लूड करोगे, फिर आप एग्रीगेट की बात नहीं करोगे। ये अंतर है दोनों बातों में। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम एक वर्जन और समझते हैं इस चीज का। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे हम बात करते हैं सिनेरियो 4 की। अब सिनेरियो 4 में हम दो केसेस इन्वॉल्व करेंगे। एक है हमारा वही एक्स वाई जेड लिमिटेड, और यहां पे टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपको अंतर समझ आ गया होगा एग्रीगेट एक्सपोजर में एंड फंड बेस्ड एक्सपोजर में। तो यहां पे एक्स वाई जेड का टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर कितना है 100 करोड़। ठीक है, और यहां पे भी टोटल एक्स वाई जेड का टोटल एग्रीगेट कितना है, टी ए कितना है 100 करोड़। ठीक है, अब यहां पे एक्स वाई जेड ने ये 100 करोड़ किस किस से लिए थे, तो ए है हमारा बैंक जिससे 9 करोड़ लिए थे, फिर बी है हमारा जिससे 8 करोड़ लिए थे, सी 7 करोड़, डी 7.5 करोड़, ऐसे एक्स वाई जेड बैंक से और से भी लिए थे लोन। सबका टोटल कितना हो गया 100 करोड़। ठीक है, और वहीं अगर हम इधर की बात करें और यहाँ पे समझ लो एक बैंक है ए जिससे लिया है 95 करोड़, और एक बैंक है बी जिससे लिया है 4 करोड़, एक बैंक है सी जिससे लिया है 1 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने देखो टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर की बात की है। यहाँ पे आपको आगे बताया नहीं है फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड, तो हम उसमें जाएंगे नहीं। यहाँ पे दोनों केस में बात किसकी हो रही है, टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर की। तो टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर कितना है 100 करोड़, तो इसका 10% कितना हुआ 10 करोड़। तो जिस बैंक ने मेरे को 10 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन दिया होगा मैं सिर्फ उसके साथ करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं। तो यहां पे तो देखिए ए ने 9 करोड़ दिया, बी ने 8 करोड़, सी ने 7 करोड़, डी ने 7.5 करोड़, ई एफ एक्स वाई जेड जितने भी बैंक है सब ने 4-5 करोड़ 4-5 करोड़ ऐसे करके इकट्ठे करके 100 करोड़ दिए हैं। तो कोई भी बैंक यहाँ पे 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इस सिनेरियो में मैं किस बैंक के पास अपना करंट अकाउंट खुलवाऊंगा। फिर यहीं पे साथ में दूसरा ऑप्शन भी है, जिसमें यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा टोटल एग्रीगेट एक्सपोजर कितना है 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 10% यानी कि 10 करोड़। तो यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर लोन किसने दिया है, सिर्फ बैंक ए ने। तो क्या मैं सिर्फ बैंक ए के पास ही करंट अकाउंट खुलवा सकता हूँ और किसी बैंक के पास करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ऐसा है क्या। तो इस सिनेरियो में आरबीआई ने क्या बोला है, अगर कोई भी बैंक 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर सिर्फ एक बैंक आपका 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, उस सिनेरियो में क्या करेंगे आप, टॉप 2 बैंक जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर दिया है, सबसे ज्यादा लोन दिया है, उनके पास आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये वाला सिनेरियो देखिए आप, यहाँ पे मेरा टोटल एक्सपोजर था 10 करोड़ 100 करोड़ का, और मेरे को करंट अकाउंट खुलवाने के लिए कितना चाहिए था 10 करोड़, जिसने मेरे को लोन दिया उसके पास मैं करंट अकाउंट खुलवा सकता हूँ। तो यहाँ पे किसी भी बैंक का 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा। तो इस सिनेरियो में आरबीआई ने क्या बोला है, आप अपने टॉप 2 बैंक देखिए जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर दिया। तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर किसने दिया है, बैंक ए ने 9 करोड़ का, बैंक बी ने 8 करोड़ का। तो सबसे ज्यादा लोन किसने दिया है, ए एंड बी बैंक ने। तो मैं यहाँ पे ए एंड बी बैंक के साथ अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ।
वहीं सेकंड सिनेरियो देखिए ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, 100 करोड़ का 10% यानी कि 10 करोड़, तो 10 करोड़ से ज्यादा सिर्फ एक बैंक ने लोन दिया है मेरे को 95 करोड़ का, बाकी बी ने 4 करोड़, सी ने 1 करोड़। तो यहाँ पे अगर 10% वाले क्राइटेरिया से जाता मैं, तो मैं सिर्फ ए के पास अपना करंट अकाउंट खुलवा सकता था, पर मेरे को फिजिबल जो है डेली यूज के लिए मेरे को जो यूजफुल है नजदीक बैंक है वो बैंक बी है। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर सिर्फ एक बैंक एलिजिबल हो रहा है 10% वाले क्राइटेरिया से, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, जो भी आपके सबसे टॉप 2 के बैंक है जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर दे रखा है, उन दोनों में से किसी के पास भी आप खुलवा सकते हो अपना करंट अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोन किसने दे रखा है मेरे को, बैंक ए ने, उसके बाद बैंक बी ने। तो मैं ए एंड बी में से किसी के पास भी अपना करंट अकाउंट खुलवा सकता हूं, ठीक है। अब बचा एक लास्ट ऑप्शन, ठीक है, एक लास्ट केस बचा है हमारे पास। अब ये समझ लो सिनेरियो 5। सिनेरियो 5 में क्या है, सपोज टोटल एक्सपोजर जो है एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है, इसका टोटल एक्सपोजर जो है समझ लो 12 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और ये मैंने लोन ले रखा है एक्स वाई जेड ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से ये लोन ले रखा है, ठीक है। और ये चाहती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करना। तो यहाँ पे देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो एलिजिबल ही नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे देखो आरबीआई ने क्या बोला था, या तो 10% वाला क्राइटेरिया से चलो, या फिर टॉप 2 जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको लोन दे रखा है उनसे चलो। अब यहाँ पे इस कंपनी को एक्स वाई जेड कंपनी को लोन किसने दिया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने। एक्स वाई जेड कंपनी को लोन किसने दिया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने। और ये चाह रहे हैं एक्स वाई जेड अपना एसबीआई में अकाउंट खुलवाना, करंट अकाउंट। तो क्या ये ओपन करवा सकते हैं, बिल्कुल ओपन करवा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से एक एनओसी लेनी पड़ेगी। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर एक कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी, उसने अपना सारा का सारा एक्सपोजर, उसने अपने सारा का सारा एक्सपोजर एक सिंगल एंटिटी से लिया है, एक सिंगल एंटिटी से लिया है, और ये करंट अकाउंट अपना किसी और अदर एंटिटी में खुलवाना चाहती है, करंट अकाउंट किसी अदर एंटिटी में खुलवाना चाहती है, तो उस सिनेरियो में इसको क्या करना पड़ेगा, जिससे इसने अपना सारा का सारा एक्सपोजर लिया है उस एंटिटी से इसको एक एनओसी लेनी पड़ेगी, और वो एनओसी यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। फिर जाके यहाँ पे क्या खुलवा सकती है, अपना करंट अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो हमने समझ ली, करंट अकाउंट खुलवा कैसे सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो है। अब ये इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इस बात के पीछे आते हैं। अब सपोज यहाँ पे क्या है, सपोज ये करंट अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सपोज एक ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है, एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसने जैसे 100 करोड़ का लोन लिया है, 100 करोड़ का लोन लिया है, एक लिया है बैंक ए से 40 करोड़, बैंक बी से 50 करोड़, बैंक सी से 10 करोड़, ठीक है। और ये इसने करंट अकाउंट अपना ओपन कर लिया बैंक डी में, बैंक डी में अपना करंट अकाउंट ओपन कर लिया, जिससे इसने कोई भी लोन नहीं ले रखा। तो ये क्या करेगी, यहां से लोन लिया इसने, और उस लोन के पैसे अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगी यहाँ पे, और यहाँ से अपने करंट अकाउंट से यूज करती रहेगी किसी और पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हम प्रॉपर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो आरबीआई के रूल के हिसाब से क्या होगा, या तो 100 करोड़ का 10% कितना हुआ, 10 करोड़। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कंपनी को या तो बैंक ए में अपना करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, या फिर बैंक बी में, या फिर बैंक सी में, और किसी बैंक में खुलवा ही नहीं सकती। तो इन बैंक के देखो लोन भी है और करंट अकाउंट भी इनके पास है, तो ये उसको प्रॉपर ट्रैक कर पाएंगे। यहां से क्या होगा, डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं हो पाएगा, सिम्फनिंग ऑफ फंड्स नहीं हो पाएगा, और जो हमारे लोन्स है वो एनपीए होने से बचे रहेंगे। ये प्रोसेस है पूरा इस सर्कुलर के पीछे, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, बहुत जल्द आपको सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे। उसमें इतने एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक है उसमें एक्सप्लेनेशन वाला, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी उसमें छोटे छोटे थियोरेटिकल टॉपिक हैं, तो उसको हमने इसलिए सेकंड पार्ट में कवर किया है, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।